is Dr. Zunaira Khuram, biology teacher of Behria Model School, PNAD, Maripur. Today is our lecture number 16, and today we are going to start on our new chapter Invertebrata. So let's go to start the today lecture Kingdom Animalia. जब हमने जो है थर्ड चैप्टर किया था, अपनी क्लासिफिकेशन की थी, तो उसमें हमने जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में हमने डिवाइड किया था। किंगडम प्रोटेस्टा था, जिसमें हमने जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा था, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह प्रोटेस्टा में। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया में तमाम एनिमल्स आ जाते हैं, यूकैरियोटिक एनिमल्स आ जाते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये प्रिपेयर्ड फॉर्म में फूड हासिल करते हैं। अब जो है किंगडम एनिमिलिया, इसको ये क्या होता है, ये डिफरेंट किंगडम जो होते हैं ये डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड हो रहे होते हैं, डिफरेंट फाइलम्स इसमें डिवाइड हो रहे होते हैं। और ये जो फाइलम है, इससे पहले क्या आ जाता है, इनके एनिमिलिया को हम 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और वो जो ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, वो उनकी जो डिवीजन होती है वो किस बेस पर हो रही होती है, वो इनकी बैकबोन की बेस पर हो रही होती है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट है और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैकबोन एब्सेंट है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैकबोन मौजूद नहीं होती वो कहलाते हैं इनवर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेटा वर्टिब्रेट, ठीक है। जो बैकबोन है, बैकबोन को क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेट कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो है बैकबोन मौजूद नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता, वो आ जाता है ग्रुप इनवर्टिब्रेटा में। फिर इनवर्टिब्रेटा ग्रुप जो है ये फिर फर्दर फाइलम्स में डिवाइड हो रहा होता है, और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनमें बैकबोन मौजूद होती है वो आ जाता है वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा या फिर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा भी उसको कहा जाता है, ठीक है। वर्टिब्रेटा ग्रुप या फिर कॉर्डेटा ग्रुप। अब इनवर्टिब्रेटा जो है फिर फर्दर फाइलम्स में डिवाइड हो रहा होता है। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया, निडेरिया या फिर सेलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, नीमाटोडा, एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। कॉर्डेटा जो है, जो हमारा ग्रुप है वर्टिब्रेटा, उसका फाइलम आ जाता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की भी फर्दर क्लासेस 5 क्लासेस होती हैं, कॉन्ड्रेक्टाइस, ऑस्टिकथाइस। अच्छा, ये जो हमारे पास कॉन्ड्रेक्टाइस और ऑस्टिकथाइस है, ये बेसिकली हमारे पास जो क्लास है वो पाइसिस है, ठीक है। पाइसिस को फिर मजीद फर्दर इन्होंने डिवाइड किया है बोनी फिशेस और कार्टिलेजनस फिशेस में, कि बोनी फिशेस और कार्टिलेजनस फिशेस में किया है। बोनी फिशेस वो होती हैं जिसमें बोन्स यानी कि उसके कांटे मौजूद होते हैं जो नॉर्मली हम खा रहे होते हैं, जबकि जो कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं वो फिशेस होती हैं जिसमें कांटे मौजूद नहीं होते, उनके अंदर बोन्स मौजूद नहीं होती। और वो जो है जैसे कि शार्क वगैरह है, शार्क है और इलेक्ट्रिकल ईल्स हैं, गिटार फिश है, ये जो है ये हमारे पास कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं। तो कार्टिलेजनस फिशेस को कहते हैं कॉन्ड्रेक्टाइस, और जो बोनी फिशेस हैं उनको कहते हैं ऑस्टेक्टाइस। खैर, आपकी जो सिलेबस है उसमें इनको अलग फर्दर डिवाइड नहीं किया गया, ये एक ही ग्रुप में आती हैं पाइसिस में, ठीक है। पाइसिस में आती हैं और पाइसिस जो है फिर वो फर्दर डिवाइड हो रहा है कॉन्ड्रेक्टाइस और ऑस्टिकथाइस में। उसके बाद आ जाते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं। फिर रेप्टीलिया, रेप्टाइल्स आ जाते हैं जिसमें स्नेक्स वगैरह आ जाते हैं, फ्रॉग्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद एव्स, बर्ड्स आ जाती हैं। फिर मेमेलिया जिसमें मेमल्स आ जाते हैं, मेमल्स जिसमें मेमरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। कॉर्डेटा जो है फिर फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड होता है, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स और मेमल्स। इनवर्टिब्रेटा जो है वो फिर फाइलम पोरीफेरा,
और इनमें भी अगर देखा जाए, यहाँ पर हम इनकी डिविजन्स अगर देखते हैं तो पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस, नीमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड देन इकाइनोडर्मेटा। किंगडम एनिमिलिया को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, इनवर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा। फिर उनकी फर्दर डिविजन्स हमने यहाँ देखी। उसके बाद अगर हम इनके डिविजन्स देखते हैं इनके स्ट्रक्चर की बेसिस पर, क्या हमने अब जो है यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले हम अपने इनवर्टिब्रेटा में हम प्रोटेस्टा को अलग नहीं करते, हम इसमें प्रोटोजोन्स को भी पढ़ रहे होते हैं कि प्रोटोजोन्स जो है वो कौन सा ग्रुप हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, और बाकी तमाम जितने फाइलम्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, मल्टी सेलुलर होंगे। अब उसके बाद जो है इनकी फिर फर्दर जो है हम देख रहे होते हैं कि इनकी फर्दर डिवीजन कैसे हुई है। अब प्रोटोजोआ जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। उसके बाद हमारे पास फाइलम पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा या निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस, नीमाटोडा और एनिलिडा। इसके बाद फिर जो हमारे पास आ जाता है मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा। तो ये सारे जो है ये कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। अब अगर हम इनके फिर उनमें फिर हम देखते हैं कि हमने इनको ग्रुप्स में क्यों अलग किया, हमने इनके फाइलम्स क्यों अलग बनाए। अब क्लासिफिकेशन में हमने क्या कहा था कि इन क्लासिफिकेशन जो होती है वो किस बेस पर होती है, कि इन सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बेस पर, कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिल रही होती हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलती तो उनको हम अलग ग्रुप में रख देते हैं, जब मिलती हैं तो उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं। तो अब जो इनकी फर्दर डिवीजन होती है वो क्या हो रही है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो फाइलम पॉरीफेरा है ये बिल्कुल स्टार्ट का जो फाइलम है यूनिसेलुलर के फौरन बाद हमें मिलता है, यानी कि प्रोटोजोन्स के बाद, प्रोटोजोआ के बाद हमें जो फाइलम मिलता है वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो है, पॉरीफेरा में क्या होती है, ये है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन इसमें बाकायदा टिश्यूज जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हुए होते, इसमें बाकायदा ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हुए होते। तो ये जो है एक बिल्कुल अर्ली हमारे पास फाइलम आ जाता है आफ्टर प्रोटोजोन्स, कि प्रोटोजोन्स जो है वो यूनिसेलुलर और यहाँ से हमारा मल्टी सेलुलर स्टार्ट होता है। लेकिन इस यहाँ पर पॉरीफेरा जो है इसमें सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलती है, जबकि फिर बाकी जो हमारे पास आ जाते हैं उनमें क्या होता है, हमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। बाकी तमाम फाइलम्स के अंदर हमें क्या मिल रहा है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है। मतलब पॉरीफेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके बाद निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस, नीमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, उसमें क्या है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर पॉरीफेरा की तो डिवीजन अलग होगी। अब बाकी सब में जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन फिर किस में डिवाइड हो रही है, तीन ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। नो सिलोम, ऐसे जो है फाइलम जिसमें सिलोम मौजूद नहीं होती। सिलोम क्या होता है, सिलोम होता है बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड रन कर रहा होता है, उसमें जो है फ्लो कर रहा होता है फ्लूइड जो है, जैसे हमारी वेन्स हो गई, आर्टरीज हो गई। तो ये जो है इसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। तो सिलोम जो है हम कहते हैं बॉडी कैविटी को, सिलोम का वर्ड इस्तेमाल होता है बॉडी कैविटी के लिए। तो ऐसे फाइलम्स जिसमें सिलोम मौजूद नहीं होती, नो सिलोम, तो उसमें वो आ जाते हैं निडेरिया और प्लेटीहेलमिन्थेस। पॉरीफेरा के फौरन बाद हमारे पास कौन सा जो है फाइलम आ रहे थे, निडेरिया और प्लेटीहेलमिन्थेस। पॉरीफेरा जो है ये क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी ये सब में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनको हम किस तरह से फाइलम्स को अलग कर रहे हैं कि निडेरिया और प्लेटीहेलमिन्थेस में कोई सिलोम मौजूद नहीं है, जबकि सूडोसिलोम मौजूद है नीमाटोडा में। नीमाटोडा में सूडोसिलोम का मतलब क्या है, फॉल्स कैविटी, यानी कि इसमें कैविटी कैसी है, फॉल्स है, सूडो है। और उसके बाद सिलोमेट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे फाइलम जिसमें सिलोम मौजूद होती है, जैसे कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का आ जाता है।
एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और इकाइनोडर्मेटा भी इसी में आता है। इकाइनोडर्मेटा को वैसे जो है उसके बाद क्या हमारे पास और फाइलम आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमी मीन्स होता है हाफ, और कॉर्डेटा कॉर्डेट ग्रुप जो है हमारा, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है। तो हेमी कॉर्डेटा ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है इनवर्टिब्रेट्स की मिलती हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक उसमें वर्टिब्रेट्स की मिलती है, जब भी उसे क्या कहा जाता है, हेमी कॉर्डेटा। हेमी मीन्स होता है हाफ, हाफ, और कॉर्डेटा कॉर्डेट से निकला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो किंगडम एनिमिलिया है उसको हमने किस बेस पर अलग किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। प्रोटोजोन्स अलग हो गए, बाकी सब अलग हो गए। फिर उनमें हमने देखी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। फिर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा सिलोम को, कि किस में सिलोम मौजूद है, किस में सूडोसिलोम है, और किस में सिलोम प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारे पास ये फाइलम्स आ गए। अब हम एक एक करके इन तमाम फाइलम्स को स्टडी करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ये इनवर्टिब्रेटा का है, इसमें हम इनवर्टिब्रेट्स फाइलम को स्टडी करेंगे। मतलब फाइलम प्रोटोजोआ से फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक हमारे जो फाइलम्स हैं वो इस चैप्टर में आ जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वर्टिब्रेटा, उसमें कॉर्डेट्स आ जाएगा ग्रुप, फाइलम कॉर्डेट आ जाएगा, और उसके फिर हम क्लासेस को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास 5 क्लासेस हैं। तो अब जो है ये है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमें मालूम है कि जो है ये कौन सा जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, लिहाजा इनका कोई जो है इसमें ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, डेफिनाइट इनकी कुछ में शेप्स नहीं होती, कोई बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट से होते हैं, डेलिकेटेड होते हैं, और इनमें जो है जो ज़्यादातर फंक्शंस होते हैं वो बाय एब्जॉर्प्शन हो रहे होते हैं। अब अगर हम इनको देखते हैं, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स के करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स के, इनवर्टिब्रेट की जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैकबोन मौजूद नहीं होती वो इनवर्टिब्रेटा कहलाते हैं। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इनकी बॉडीज कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और इनके अंदर एंडोस्केलेटन मौजूद नहीं होता। एंडोस्केलेटन मतलब इनके एंडो मीन्स क्या होता है अंदर, इनर, और एक्सो मीन्स क्या होता है आउटर। तो इनकी बॉडी सॉफ्ट इसीलिए होती है कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। अब अगर आप लिविंग उसको ह्यूमन बींग्स को भी देखें तो इनका क्या होता है, एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, इसीलिए हार्ड होते हैं हम। ठीक है ना। और जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, आप इंसेक्ट्स को देख लें, फ्लाइज को देख लें, इन सबको, बटरफ्लाइज देख लें, आप स्नेल देख लें, इनका क्या होता है, सॉफ्ट बॉडीज होती हैं। और सॉफ्ट बॉडीज क्यों होती हैं, क्योंकि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, स्केलेटन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि इनका क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है। अब आउटर स्केलेटन सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। जैसे स्नेल में हार्ड होता है, लेकिन कॉकरोचेस में, फ्लाइज में, बटरफ्लाइज में, इन सब में क्या होता है, सॉफ्ट होता है इनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्केलेटन होता है। और इनमें जो है एक्सटर्नल स्केलेटन मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, एंडो स्केलेटन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और वो किस लिए होता है, इनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कि ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। इसके बाद जो है इनवर्टिब्रेट्स जो हैं ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। कि अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ये क्या करते हैं, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब अगर वो जो है किसी बहुत ठंडे इलाके में है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से वैसा हो जाएगा। अगर किसी वार्म इलाके में है तो वो उसको चेंज कर लेंगे।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं, जबकि वार्म ब्लडेड जो होते हैं वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है, अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट कर सकें। जैसे कि ह्यूमन बींग, हम किस में आ जाते हैं, वार्म ब्लडेड में आ जाते हैं। अब अगर सर्दियां होती हैं तो क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि हम उसमें नॉर्मल लाइफ गुजारें, हम अपना इंटरनल टेम्परेचर भी जो है कोल्ड कर लें, बल्कि हम वार्म ब्लडेड हैं, हम वार्म ब्लडेड ही रहते हैं। हम सर्दी को कैसे रोकते हैं, हम स्वेटर्स पहन लेते हैं, शॉल ले लेते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, तो सॉक्स पहन रहे होते हैं। तो इस तरह से हम अपना बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रखते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इनवर्टिब्रेट्स जो है ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड है मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर ये चेंज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। इनवर्टिब्रेट्स आर इनक्रेडिबली डाइवर्स। इनवर्टिब्रेट्स जो है तकरीबन हर तरह की हमें इन्वायरमेंट में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, मेरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेक्स में भी होते हैं, स्नो में भी मिलते हैं, डेजर्ट्स में भी मिलते हैं। कि इनवर्टिब्रेट ग्रुप जो है हमें हर जगह पर मिल रहा होता है, ये एवरीवेयर होते हैं। They live in fresh water, salt water, on land and as parasite in other animals। और ये parasites भी होते हैं, parasites की फॉर्म में भी हमें मिलते हैं। और parasites क्या होते हैं, जो दूसरे organisms पर रहते हैं, दूसरे animals के ऊपर रहते हैं और उनको एज अ फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ होते हैं मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये प्रिपेयर्ड फॉर्म में अपना फूड लेते हैं और उसको गज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं हम फाइलम प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ फाइलम को अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको हम एक सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इसको ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि प्रोटोजोन्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आपने अमीबा देखा, आपने पैरामीशियम देखा है या क्लेमेडोमोनास देखा है, उनमें क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और वो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वही, इसमें क्या होता है, वो तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, तमाम लिविंग फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करता है बाय एब्जॉर्प्शन। तो इनके अंदर जो है क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। आयशा बेटा, ये जो है यूट्यूब पे आ जाएगी तो आप उस पर देख लीजिएगा। अभी हम अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, फिर उसमें आप देख लीजिएगा कि वो तमाम स्लाइड्स उसमें मौजूद होंगी। ओके। ओके, तो ये जो है फाइलम प्रोटोजोआ जो है ये क्या है, ए सेलुलर है और नॉन सेलुलर भी इनको कहा जाता है, क्योंकि बाकायदा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती, सिर्फ वन सेल पर इनकी बॉडी कंसिस्ट कर रही होती है। प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये इनमें सिर्फ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अगर हम इनकी हैबिटाट देखते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं, तो इनमें एक्वेटिक होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, और इसके अलावा जो है ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स की फॉर्म में मिलते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में मिलेंगे या मैरीन में मिलेंगे, फ्री लिविंग होते हैं पैरासाइट्स की फॉर्म में, ठीक है, कि पैरासाइट्स की फॉर्म में होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह रहे होते हैं। इसके अलावा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से, इसमें ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं, तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलती है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वही इसका क्या कर रहा है, फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज, दस द सिंगल सेल एक्ट लाइक अ होल बॉडी। ये एक ही सेल है, उसका प्रोटोप्लाज्म जो है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसकी प्रोटोप्लाज्म की है कि प्रोटोप्लाज्म ही क्या कर रहा है, उसकी तमाम जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, वो परफॉर्म कर रहा है। बॉडी जो है इनकी या तो क्या होती है, नेकेड होती है, या फिर हल्की सी लेयर के साथ जो है वो क्या होती है, कवर्ड होती है। कि हल्की सी लेयर के साथ वो कवर्ड होती है जो उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। लोकोमोशन जो है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें डिफरेंट पाए जाते हैं।
सूडोपोडिया, जैसे कि अमीबा में होता है सीलिया, छोटे थ्रेड्स होते हैं। पैरामीशियम में आपने क्लास 8 में आपको दिखाई गई थी स्लाइड्स, तो उसमें क्या था कि पैरामीशियम की होल बॉडी पर जो है छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं और वो पूरी बॉडी को कवर किए हुए होते हैं जिससे वो मूवमेंट करता है, तो वो जो है वो सीलिया कहलाते हैं। उसके बाद फ्लैजीला जो है ये एक या दो बड़े थ्रेड होते हैं, जैसे क्या क्लेमेडोमोनास और जुगलीना में हमें मिलते हैं। ये क्लेमेडोमोनास और जुगलीना में मिलते हैं। क्लेमेडोमोनास में दो होते हैं, जुगलीना में एक फ्लैजिला होता है, बड़ा होता है और वो उसी से पानी को प्रोपेल करते हैं, हटाते हैं और मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं होते, जैसे कि पैरासाइट्स हैं तो वो तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं, तो उनमें क्या होता है लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें डिफरेंट मिलते हैं हमें, जैसे कि सूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला और या फिर हमें नहीं मिलते। न्यूट्रिशन अगर देखें तो ये कैसी होती है, होलोफाइटिक होती है या फिर होलोजोइक होती है। मतलब होलोफाइटिक ये प्लांट्स की तरह या तो फीड अपना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, या फिर ये एनिमल्स की तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे होते हैं, प्रिपेयर्ड फॉर्म में अपना फूड लेते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि सेप्रो का वर्ड जहाँ पर भी आता है डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, सेप्रोफाइट्स, ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेप्रोफिटिक है तो ये कहाँ से अपना फूड हासिल करेंगे, डेड ऑर्गेनिज्म से करेंगे। या फिर पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट्स इनमें एज अ पैरासाइट्स जो है अपना फूड हासिल करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहे होते हैं। कि न्यूट्रिशन इनमें कैसी होती है, होलोफिटिक होती है, होलोजोइक होती है, सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक। अब अगर हम डाइजेशन देखते हैं तो डाइजेशन हमें पता है कि कैसे होती है, इनके फूड वैक्यूल के जरिए। जैसे हमने अमीबा में देखा था, अमीबा का जब हमने किया था तो हमने आपको डिटेल में बताया था कि डाइजेशन कैसे कर रहा है, कि फूड पार्टिकल की तरफ मूव करते हैं, फूड पार्टिकल इनका फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है, उसमें वो डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते उनको बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। रिस्पायरेशन भी जो है वो हमने देखी थी कि कैसे होती है, थ्रू बॉडी सरफेस होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो इनकी आउटर लेयर के जरिए इनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी आउटर लेयर के जरिए ही एक्सपेल हो जाती है। ऑस्मो रेगुलेशन मौजूद होता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर वाटर का जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन रखना, कि वो बराबर है। अब वो कैसे होती है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसका उसके लिए होता है। कॉन्ट्रैक्टर हमने पढ़ा था अमीबा जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिटेल से देखा था कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है बॉडी के अंदर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जब वो अपने मैक्सिमम साइज को पहुंच जाता है तो वो जो उसके उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके करीब जाता है और वहां जाकर बर्स्ट होता है और बॉडी से बाहर उस पानी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को निकाल देता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये क्या करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प आउट करता है, बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन रखने में मदद करता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन जो है इसमें एसेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल कैसे होती है, बाइनरी फिजन होती है या फिर बडिंग होती है। बाइनरी फिजन कैसे होगी कि इसमें दो हिस्सों में ये टूट जाएगा और वो जो दो हिस्सों में टूटेगा वो फिर एक अलग ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे। बर्डिंग कैसे होती है कि एक छोटी बर्ड साथ में अटैच हो जाती है, निकल आती है और वो जो है फिर उसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। या फिर इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो सिनगैमी कॉन्जुगेशन होती है। सिनगैमी कॉन्जुगेशन क्या होती है, ये एक स्पेशल टाइप होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या होता है कि उसमें वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं, वो आपस में कंबाइन होते हैं और न्यू इंडिविजुअल
बना लेते हैं। एग्जाम्पल में इसमें अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, एंड अमीबा है। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ये था फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें हमने देखा कि ये फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। कोई ख़ास इनमें ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। एक सेल जो है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलती है, और वही तमाम वाइटल फंक्शंस इनके परफॉर्म कर रही होती है। उसके बाद आ जाते हैं फाइलम पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा अभी हमने पढ़ा है कि पॉरीफेरा जो है वो कौन सा फाइलम है, ऐसा फाइलम है जो इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है। बस कुछ सेल्स है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन इसमें जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशलाइज्ड नहीं हो पाती, बाकायदा टिश्यूज़ में अरेंज नहीं होती, बाकायदा ऑर्गन्स नहीं बना रही होती। बहुत अर्ली स्टेज है, प्रोटोजोआ के फ़ौरन बाद आता है पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा हम इसे क्यों कहते हैं, पोर से निकला है पॉरीफेरा। पोर्स कहते हैं होल को, सुराख को। तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे होल पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं, जो कि ओस्टिया कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं, ओस्टिया कहलाते हैं। तो वो जो है उस इसी वजह से इसको फाइलम पॉरीफेरा कहा गया है। पॉरीफेरा पॉरीफेरा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, इसलिए ये पॉरीफेरा है। अब इसके हैबिटाट देखें तो ये भी एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर मैरीन होते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। सोलेटरी होते हैं और कॉलोनियल होते हैं। सोलेटरी मतलब अकेले रहते हैं या फिर ग्रुप में रहते हैं, दोनों तरह से हमें मिलते हैं। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी है। सेलुलर ग्रेड है, सेल्स अरेंज हुए हैं। उसके जो है अमीबा की क्या थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। इसकी क्या है, इसकी क्या है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। शेप जो है इसकी कैसी होती है, वेरिएबल होती है, ज़्यादातर सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल मतलब लंबी होती है, लंबोतरी होती है। सिमेट्री, सिमेट्री का वर्ड अब आपके लिए एक नया वर्ड आ गया है। सिमेट्री हम कहते हैं उसकी बॉडी शेप को, ठीक है। अब सिमेट्री का को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट उसमें ग्रुप्स में, ए सिमेट्री, बाईलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। मतलब ये कि अगर हम बॉडी को डिवाइड करते हैं तो वो किस एक्सिस पर डिवाइड हो रही है। अगर तो बॉडी जो है कंप्लीटली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और हर पार्ट में जो ऑर्गन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होती है, सेम होती है, दो पार्ट्स में हो रही है। यानी कि जो अगर हम लेफ्ट, अगर आप एज अ एग्जाम्पल लें, ह्यूमन बींग हम हैं, ठीक है। अगर आप दरमियान में से कट करते हैं, बिल्कुल हेड से फुट तक जो है आप दरमियान में से कट लगा दें, तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड अलग हो जाती है। जितने ऑर्गन्स, जितने पार्ट्स, जितने टिश्यूज राइट साइड पर हैं, उतने ही किस साइड पर होंगे, लेफ्ट पर होंगे, ठीक है। कि राइट और लेफ्ट साइड जो है वो क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी, लेकिन दो इक्वल पार्ट्स में हमारी बॉडी डिवाइड हो रही है। तो ये कहलाती है बाईलेटरल स्मूथ। बाईलेटरल यानी कि बाई मीन्स टू, और लेटरल उसका लेटरल साइड से उसको डिवाइड कर देना। एसिमेट्री का मतलब होता है, ए होता है कि मीनिंग क्या होता है, नथिंग, नो, कुछ भी नहीं, नन, कि कोई इसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती। रेडियली सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि हम सर्कल के अंदर उसकी डिवीजन करें। अब जैसे कि स्टार फिश है, स्टार फिश में कितने होते हैं, उसके 5 आर्म्स होते हैं। उसका एक सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट से आप उसके 5 हिस्से कर दें, 5 हिस्से कर देंगे तो वो इक्वली 5 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो सेंटर से जब उसको डिवाइड किया जाता है, सेंट्रली उसकी डिवीजन होती है, दरमियान में से होती है, तो वो जो है वो क्या कहलाती है, और वो डिफरेंट हिस्सों में, बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो सकता है इक्वली, तो वो कहलाती है रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी। बाईलेटरल, अगर लेटरल साइड से उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो होती है बाईलेटरल। और एसिमेट्रिकल यानी कि उसमें कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होती। तो पॉलीफेरा जो है ये
जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये या तो एसिमेट्रिकल होते हैं या रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरल इसमें मौजूद नहीं होती, कि बाइलेटरल सिमेट्री इसमें नहीं पाई जाती। उसके बाद आ जाते हैं जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स का मतलब होता है कि बॉडी की कितनी लेयर्स हैं, कितनी उसके तहें हैं और कितने उसके कवर्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब होता है डाई मीन्स टू, टू लेयर्स से मिलकर बनते हैं। इनके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, टू लेयर्स होती हैं। Adult body wall contains two layers, outer dermal layer and inner gastral layer. बाहर वाली जो है वो क्या होती है, डर्मल लेयर होती है, एज अ स्किन इस्तेमाल होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। इनर जो है वो गैस्ट्रल लेयर होती है, गैस्ट्रल लेयर होती है तो एज अ ऑर्गन्स इस्तेमाल होती है, उसके वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है। In between these two layers, there is a gelatinous and non-cellular mesoglia containing numerous free amoeboid cells. अब टू लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर डर्मल लेयर और इनर लेयर गैस्ट्रल लेयर। अब दोनों लेयर्स के दरमियान का जो गैप होता है उसमें जेल लाइक मटेरियल मौजूद होता है, और वो जो जेल लाइक मटेरियल होता है वो कहलाता है मीजोग्लिया। वो जेल लाइक मटेरियल क्या कहलाता है, मीजोग्लिया, आउटर लेयर और इनर लेयर के दरमियान में। उसके बाद सिलोम। सिलोम जो है इसका कैसा होता है, इसमें सिलोम मौजूद नहीं होता क्योंकि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ए सिलोमेट होते हैं बट स्पंजोसील इज प्रेजेंट, स्पंजो से। अब पॉरीफेरेंस को हम क्या कहते हैं, स्पंज भी कहते हैं। स्पंज कहा जाता है, तो स्पंज जो सील इसमें मौजूद होती है, यानी कि स्पंज की तरह की थोड़ी सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी। इसके अंदर वो कैविटी जरूर मौजूद होती है, सील मौजूद होती है, लेकिन सिलोम एब्सेंट होती है। Surface of the body has numerous perforation called ostia for the entry of water and a large pore at the apex called osculum for the exit of water. अब क्या होता है इसमें, अब ये देखिए, अब ये हमारे पास एक जो है स्पंज है, ठीक है, एक जो है पॉलीफेरा की एग्जाम्पल है। इसके अंदर ये बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ये जो पोर्स होते हैं ये पोर्स कहलाते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया कहलाते हैं। इससे क्या होता है कि वाटर जो है बाहर से इन ऑस्टिया के जरिए बॉडी के अंदर जाता है, और इनके ऊपर वाली साइड पर एक लार्ज ओपनिंग होती है, लार्ज होल मौजूद होता है, जो कि कहलाता है ऑस्क्यूलम। और बॉडी से जब वाटर बाहर निकलना होता है तो वो इस ऑस्क्यूलम के जरिए निकलता है। ये देखें, या देखें इनकी बॉडी के ऊपर ये जो है ये लास्ट लार्ज ओपनिंग है जो कि ऑस्क्यूलम कहलाती है, और छोटे छोटे पोर्स बॉडी पूरी बॉडी पर मौजूद होते हैं जो ओस्टिया कहलाते हैं। ओस्टिया के जरिए पानी बॉडी के अंदर जाता है और ऑस्क्यूलम के जरिए पानी बॉडी से बाहर आता है। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट, यानी कि पानी ही के जरिए क्या होता है, इनका फूड जा रहा होता है, पानी के जरिए इनकी ऑक्सीजन जारी होती है और वो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाती है, फूड पार्टिकल्स पहुंचाते हैं, फिर वहां से अनडाइजेस्टेड मटेरियल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर चले जाते हैं। एंडोस्केलेटन जो है आइदर कैल्केरियस स्पिक्यूल्स के, कैल्केरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइंस मौजूद होते हैं, या तो इनके ऊपर स्पिक्यूल्स कहा जाता है स्पाइंस को। इनकी बॉडी के ऊपर एंडोस्केलेटन होता है, और इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होते हैं या सिलेशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। सिलेशियस स्पिक्यूल्स सिलिका के होते हैं, और स्पंजी फाइबर्स प्रोटीन होती है, यानी कि इनके जो स्केलेटन है उनके स्पिक्यूल्स या तो कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, कैल्केरियस कहलाएंगे, या सिलिका के होंगे, सिलेशियस कहलाएंगे, या फिर स्पंजिंग फाइबर्स होंगे जो कि किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। न्यूट्रिशन होलोजोइक होती है, खुद से कर लेते हैं, खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, एनिमल्स की तरह खाते हैं ये। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होती है, यानी कि सेल के अंदर ही इसकी डाइजेशन हो रही है, पानी के जरिए जा रहा है फूड, डाइजेस्ट हो रहा है और बाहर निकल रहा है। नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें, इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है वो या तो बडिंग के जरिए हो रहा है, कि यहाँ पर ये देखें ये छोटी सी बर्ड बन जाती है, ये बर्ड अलग हो जाती है, और
ये वर्ड अलग हो जाती है और फिर जो है ये नया एक इंडिविजुअल बना लेते हैं। या फिर गैमेट फ्यूजन्स भी इसमें पाई जाती है। रीजनरेशन भी होती है। रीजनरेशन का मतलब ये है कि एक पार्ट इसका कट गया और अगर जब कट जाता है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन की टू टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर होती है। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी के अंदर होती है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कहलाती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद एग्जाम्पल में साइकॉन, वेनस फ्लावर, बास्केट और स्पंज बाथ आ जाते हैं। ये था हमारा फाइलम पॉरीफेरा। आज वैसे हमें सेलेंट्रेटा भी करना था। सेलेंट्रेटा भी मैंने प्रिपेयर किया हुआ था कि आज आप लोगों को करवाऊंगी, लेकिन जो है अब हमारा आज का लेक्चर जो है, क्योंकि टाइम आपका पूरा हो गया है, 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर हम अपना ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा सेलेंट्रेटा से स्टार्ट होगा। हम सेलेंट्रेटा से उसे शुरू करेंगे। और आपके 3 स्टूडेंट्स के अलावा 2 गर्ल्स, जिसमें फातिमा है और जो है हिजाब हैं, और बॉयज़ में सिर्फ जो है शुरू से लेकर अब तक सिर्फ फहद हैदर का जो है मेरे पास होम टास्क आता रहा है। तो ऐसे ना करें, अपना काम किया करें, अपने काम पर फोकस रखें, अपनी तैयारी रखें। और आज किसी भी टाइम पर मैं आपको लिंक व्हाट्सएप करूंगी, आपने उसको अटेम्प्ट लेना है और उसे मुझे करके फिल करके सबमिट कराना है। ओके। और यहाँ पर जब हम अपना जो है लेक्चर ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।